तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेज इज दैट चार्ज इज टू टाइप्स बट मास इज ओनली वन टाइप्स। ओके, सो कंपैरिजन करना है आज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। सो व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले सिमिलरिटीज देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स आप स्क्रीन को पोस्ट करें, आप खुद से लिखने का ट्राई करें डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, क्योंकि हमने चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस देखा है। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को करस्पॉन्ड करता है, जबकि जो मास होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को करस्पॉन्ड करता है। मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो देखते हैं सिमिलरिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहला तो सिमिलरिटीज़ है इट ओबेज। अगर आपको दोनों का फॉर्मूला देखें, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसमें भी सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है, ओबेज, इट ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, पालन करता है। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए 1/r स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना 1/r स्क्वायर, दोनों इनवर्स स्क्वायर लो, इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लो, है ना। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस की पावर 2 के इनवर्स के फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि r की पावर 2 के ही क्यों करस्पॉन्डिंग होते हैं, मतलब r की पावर 2 के ही इनवर्स से प्रोपोर्शनल क्यों होते हैं फोर्स, r की पावर 3 r की पावर 4 में वेरी क्यों नहीं करते हैं। तो इसका भी एक अच्छा सा मैथमेटिक्स फिजिक्स है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों प्रकृति में इतने सारे फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट्स अ सेंट्रल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ये फोर्स लगते हैं। जैसे ये है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q2, तो Q2 Q1 के ऊपर ऐसे फोर्स नहीं लगाएगा। Q2 जो है वो Q1 को, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी इस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा। अगर दोनों अनलाइक चार्ज होंगे तो Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब है लाइन ज्वाइनिंग देम, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन के अकॉर्डिंग लगेंगे। रिपेल करेगा तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इस तरह से रिपेल करेगा। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग लगता है। सो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। ये भी आपका कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और ये भी जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो रहता है वो चीज़ों को आसान बनाता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता वर्क डन, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखी जाती है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जाता। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ऑलवेज डिफाइंड फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज। जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जाता है तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लगाया जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कौन से फोर्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। चाहे तो लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ओके, चौथा पॉइंट देखिए यहां पर, इट एक्ट्स इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी लगता है, मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में मीडियम हो, अगर मीडियम नहीं भी होगा तो भी ये फोर्स लगेगा, और ये भी फोर्स जो होता है वो वैक्यूम में भी लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, दोनों के बीच में वैक्यूम में, फिर भी फोर्स लग रहा है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो होता है वैक्यूम में भी लग सकता है जब कोई मीडियम नहीं हो। तो ये हमने सिमिलैरिटीज देखी। अब डिससिमिलैरिटीज देखते हैं। ओके, अभी तक हमने दोनों फोर्स के बीच में समानताएं देखी थी कि क्या क्या दोनों के बीच में सेम है। अब देखते हैं क्या चीजें दोनों के बीच में सेम नहीं हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जैसे चार्ज और मास के बीच में लिखते थे, क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा कैसा हो सकता है? या तो अट्रैक्टिव होगा, या तो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, या फिर क्या होगा? रिपल्सिव होगा। तो जो ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? हमेशा एक कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। क्या है स्टूडेंट्स? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये नेचर के अंदर सबसे वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है। अगर पूछे कि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर बताओ कि सबसे कमजोर फोर्स कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर आता है, इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। ओके, इसमें सिमिलरिटीज में एक चीज और लिख सकते हैं, ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। ये बहुत ज्यादा दूरी पर भी लगते हैं, ये भी फोर्स जो है लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज्यादा दूरियों पर भी ये फोर्स क्या होते हैं? लगते हैं। तो इस तरह से सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज देखी। लास्ट पॉइंट देखिए, हमने कहा ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि बताओ, आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है, तो बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is how much electrostatic force is stronger than the gravitational force। electrostatic force आपका gravitational force से कितना ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ये भी बताइए। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट करिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने एक प्रीवियस के अंदर क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है तो कितने टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ट्राई करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर पाने का। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, कंसिडर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालेंगे और इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इन दोनों के बीच में निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा लेते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव लगा लेते हैं, तो ये मालूम रहेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मान लेते हैं? आर है। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, मास ऑफ प्रोटॉन पी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कंसिडर किया गया है। दोनों चार्जेस के बीच में अब आपको एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों को डिवाइड लगा के तुलना करना है दोनों की। दोनों का सेपरेशन कितना है? आर। तो पहले अपन इन दोनों के बीच में क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? एफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ई लगा देते हैं कैपिटल, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होता है? के की वैल्यू कितनी? 1/4πε0। दोनों को एयर और वैक्यूम के अंदर रखा है। 1/4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 9 × 10⁹ याद रखिए। Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? आर का स्क्वायर। सोल्व करते हैं। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है स्टूडेंट्स?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है ई, और चार्ज ऑन प्रोटॉन के ऊपर भी कितना होता है ई। ई मीन्स एलिमेंट्री चार्ज। हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हमें ये पता है कि दोनों अपोजिट चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लगेगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9 इंटू 10⁻9, क्यू क्यूपी ई, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज बाद में रखते हैं इसकी। अब इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालते हैं दोनों के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, एफ जी, जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल जी, मास ऑफ m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज याद होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। जी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन प्रोटॉन, जो हमने टेबल बनाया था उसके अंदर हमने लिखा था, तो सारे वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके। मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। याद रखिए स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज। ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो 10 की पावर में लिखा जाता है इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमेशा चीज़ों को कंपेयर 10 की पावर से किया जाता है। आगे जो फैक्टर होता है 1.67, 9.1, इसको देखकर कंपेयर नहीं करते, 10 की पावर को देखकर कंपेयर किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड, दे देते हैं अभी इसको इक्वेशन सेकंड। आप दोनों को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए दोनों को डिवाइड लगा दें। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। देखिए दोनों को डिवाइड लगाया हमने। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 9 इंटू 10⁻9 ई स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन एफ जी। इसका आर एच एस देखें कितना है, कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए क्या कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। इसका डेनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पर, लिख लेते हैं इसको। सारी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। अब देखिए वैल्यूज रखते हैं, 9 इंटू 10⁻9 एज इट इज, 1.6 का स्क्वायर करेंगे इट इज कम्स आउट टू 2.56 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। तो -19 का स्क्वायर, सॉरी 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर है, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, -19 का 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा, -38 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू बोलिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ प्रोटॉन वॉट्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए 9.1 इंटू 10⁻31। स्टूडेंट्स इस तरह के कैलकुलेशन को देखकर डरे मत। अधिकतर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं होता है, उनका प्रॉब्लम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथ्स प्रॉब्लम होता है उनके लिए। तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चीज़ों को सोल्व करने का ट्राई करेंगे तो अपने आप आपका डर खत्म होगा। आज उसी डर को खत्म भी करना है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल का एक अच्छा फॉर्म NCERT में देख सकते हैं, उसमें और चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो देखिए इसको तरह के कैलकुलेशन को किस तरह से किया जाता है। ओके 9.1 इंटू, पहले 10 की पावर सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। किसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो 10 की पावर में ही चाहिए, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से
पावरफुल होता है। तो कितने गुना पावरफुल होगा, यहाँ पर अगर 2 आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। 3 आता है तो 3 गुना पावरफुल होगा। 10 आएगा तो 10 गुना पावरफुल होगा। 100 आता है तो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर ये फैक्टर देखना है कितना आता है फैक्टर। ठीक है, 10 की पावर को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है 9.1। आप अप्रोक्स करके अप्रोक्सीमेटली 9.1 को 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें केवल अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं चाहिए। ओके, 9 से 9.1 को मैं अप्रोक्स करके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, मान सकता हूँ। ठीक है, इसको भी 9 कंसिडर किया जा सकता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2.156 आ गया। 10 की पावर सोल्व करते हैं तो ऊपर यहाँ पर न्यूमेरिकल बचा 2.56 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर देखिए, 10 की पावर 9, 10 की पावर -38। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 9 प्लस -38 पावर जुड़ गई, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा -38। उसी तरह से नीचे भी करें 10 की पावर को, देखिए 10 की पावर -11 पावर जुड़ेगी, -27 प्लस -31, सारी 10 की पावर को जोड़ दिया। 10 की पावर -11, 10 की पावर -27, 10 की पावर -31, सारी पावर को जोड़ दिया प्लस लगाकर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। करिए इनको सोल्व। अच्छा स्टूडेंट्स, जब इस पोर्शन को सोल्व किया जाएगा तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट डेसिमल कैंसिल आउट कर सकते हैं। 257 में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड लगाएंगे, आंसर अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। आप ये करिएगा ट्राई, 0.229। इसका जो आंसर है कितना आएगा, 0.229 इंटू। ओके, ट्राई करिएगा। 10 की पावर -11 -27 -31, बोलिए कितना हुआ। 10 की पावर 9 -38, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 10 की पावर बोलिए कितना हुआ, -11 -27 -31, 7 8 9 69। 10 की पावर -69, जब कोई भी 10 की पावर ऊपर जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब 10 की पावर 69 ऊपर आएगा तो 10 की पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज होता है स्टूडेंट्स इस तरह से, तो इसको हम हटा देते हैं, ऊपर आ गया है। अगेन बेस सेम है तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पावर जुड़ेगी तो +69 और कर देते हैं यहाँ पर, +69। अब जोड़ लीजिए 69 और 9 कितना हो गया, 78। 78 में से 38 गया, कितना बचा, 40। कितना बचा, 40। तो 10 की पावर कितनी आ गई, 40। तो यहाँ पर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक साइंटिफिक कन्वेंशन यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है हमेशा 10 की पावर में लिखना और आगे जो भी नंबर है उसको एक डेसिमल लगाना, एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगाना। जैसे यहाँ पर देखिए 6.67, आगे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा है। 9.1, एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा है। 1.67, आगे से एक नंबर छोड़ के क्या लगा, डेसिमल। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है और बाकी जो भी डिजिट्स होती है वो 10 की पावर में लिखी जाती है, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो यहाँ पर हमेशा आगे से एक नंबर छोड़ के क्या लगाया जाता है, पॉइंट। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, आगे से एक नंबर छोड़ के क्या लगा लेते हैं, पॉइंट। और ये अप्रोक्सीमेट लिया था हमने, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का भी साइन लगा सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एक प्लेस यहाँ पर खसकाएंगे तो 2.29 इंटू 10 की पावर। जब पॉइंट को आप इधर खसकाएंगे तो इसकी पावर एक माइनस हो जाएगी, 10 की पावर 39। एक कॉन्सेप्ट याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपको डेसिमल को पॉइंट को कन्वर्जन करना में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है, सिंपल सा है। जैसे डेसिमल पॉइंट है आपका, इस डेसिमल पॉइंट को आपको ये नंबर लाइन माने कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन में बीच में कितना होता है, 0। इधर कौन सी साइड होती है, प्लस साइड, और इधर कौन सी साइड होती है, माइनस। जब आपको ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को आपको किधर खसकाना है, राइट साइड में खसकाना है। अगर राइट साइड में खसकाओगे आप डेसिमल पॉइंट को तो जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, घटेगी। 10 की पावर क्या होगी, घटेगी। अब घटेगी कैसे याद रहेगा, इधर कितना है, पॉजिटिव साइड है, तो इसका उल्टा याद रखें, 10 की पावर क्या होगी, घटेगी। जब डेसिमल को राइट साइड में खिसकाया जाता है, जितनी बार खसकाओगे उतनी पावर घटेगी। मैंने डेसिमल को एक बार खसकाया तो 10 की पावर एक घट गई, कितना हो गया, 39। अगर मैं इसी डेसिमल पॉइंट को उधर ले जाता, किधर ले जाता, उधर, जैसे ये लिखा होता
22.9 इंटू 10 की पावर समथिंग होता। इस पॉइंट को मुझे उधर सरकाना होता लेफ्ट साइड में। अगर पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो 10 की पावर क्या होती है, इसका उल्टा, माइनस का उल्टा क्या, बढ़ेगी। 10 की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ेगी। तो 10 की पावर बढ़ेगी, एक पॉइंट उधर खसकाएंगे, अगर इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाएंगे तो एक पॉइंट इधर खसकाया तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 41। तो याद रखें इस कॉन्सेप्ट को। अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है डेसिमल में, जब पॉइंट को राइट साइड में सरकाया जाएगा तो 10 की पावर घटेगी और पॉइंट को लेफ्ट साइड में सरकाया जाएगा तो 10 की पावर बढ़ेगी। उल्टा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, मतलब बढ़ेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं डेसिमल पॉइंट को किस तरह से सोल्व किया जाता है। ओके, तो कितना आया स्टूडेंट्स, 2.29 इंटू 10 की पावर व्हाट 39, 10 की पावर 39। ओके, तो उधर कितना चल रहा था, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। एफ जी का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो एफ ई इज इक्वल टू, और 2.29 मुझे अप्रोक्सीमेट 10 की पावर में देखना, इस फैक्टर का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, तो मैं इस फैक्टर को भूल जाता हूँ अभी, केवल लिखता हूँ 10 की पावर 39 मल्टीप्लाई किसका होगा, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का। एक चीज़ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, 10 की पावर में आपने लिख दिया, साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिख चुके होंगे तो साइंटिफिक नोटेशन के बाद में ये जो फैक्टर है अगर 5 से कम हुआ तो इसको हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फैक्टर 5 या 5 से कम है तो उसको हटा दीजिए। अगर 5 से ज़्यादा बाई चांस ये अगर ये फैक्टर 7 होता, 7 इंटू 10 की पावर 39 होता, तो क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद में इसकी जगह एक 10 लिख देते इंटू 10 की पावर 39, तो 10 की पावर कितना हो जाता, 40 हो जाता। हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो क्या याद रखना है, अगर ये फैक्टर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद आगे से एक पॉइंट छोड़कर डेसिमल लगाने के बाद 5 या 5 से कम होता है तो उसको हटा दीजिए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 से बड़ा हुआ, 5 से 10 के बीच में हुआ तो आप क्या करें, इसको हटाइए। जैसे यहाँ पर 7 था, इसको हटाइए, इसकी जगह एक 10 लिखिए, 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 40, और 10 की पावर 40 लीजिए। तो 2.29 है, सिंपल 2.29 को हटा सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखना है आपको, 10 की पावर 39। तो ध्यान से देखिए, अब आपने कंपैरिजन यहाँ से निकाल सकते हैं। बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स स्ट्रोंगर होता है? 2 टाइम्स स्ट्रोंगर, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कितना है 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। इतनी जीरो एक के बाद में लगाने के लिए आपको दूं तो आप भी बोर हो जाएंगे। 39 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और इसलिए इस फोर्स को क्या कहा जाता है, वीक फोर्स। कितना वीक है, इसमें 10 की पावर 39 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे कौन सा मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या सीखा, तो लर्न करके लिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनॉर्मसली पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। इसका एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल क्या है, जब आप कंघी करते हैं और कॉम्ब को आपने चार्ज कर लिया था, हमने देखा था रबिंग के अंदर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जब दो चीज़ों को रब किया जाता है तो दोनों के पास चार्ज हो जाता है। तो हमने जब कंघी की तो कंघी की क्या हो गई, चार्ज हो गई। जब कंघी को स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास में ले जाते हैं तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को कंघी ऊपर की तरफ खींच लेती है। कंघी जो करती है स्मॉल पीस ऑफ पेपर को, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को कहाँ खींच लेती है, ऊपर की तरफ खींच लेती है। तो ध्यान से देखें उन पेपर पीस के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स। पेपर पीस के ऊपर देखें, ये अगर आपका कंघी है, यहाँ पर ये चार्ज है और यहाँ पर स्मॉल पीस ऑफ पेपर रखे हुए हैं अर्थ के ऊपर, तो जब कोई स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऊपर की तरफ जाता है तो उसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स ऊपर की तरफ कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है और इसमें भी इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। हमने पढ़ा था इसमें इंडक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव तो इसके नियर सरफेस पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों ग्रेविटेशनल, इस कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है, उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, उसका मास और अर्थ, हमारी जो पूरी अर्थ है
पूरी अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और एक छोटी सी कंघी, जिस कंघी का पूरी अर्थ की तुलना में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो कंघी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर। इस कारण ये जो कागज का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो ध्यान से सोच के देखिए, पूरी पृथ्वी मिलकर जिस चीज़ को नीचे नहीं खींच पाई, उसको एक छोटे से कंघे ने ऊपर की तरफ खींच लिया। तो इससे हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हमारी हर चीज़ के अंदर है, प्रकृति में हर जगह आप देखेंगे जो टेंशन फोर्स होता है, रस्सी के अंदर जो टेंशन लगती है वो टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जो फ्रिक्शन होता है, दो सरफेस जब आपस में रगड़ती है तो उनके बीच में भी एटॉमिक लेवल पर भी वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, इस तरह से ब्रेकेज होता है, वहाँ पर एक कोल्ड वेल्डिंग के थ्रू वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।